अपने बेटे आर्यन का रिश्ता लेकर काजल देवी के घर में आई है और रिश्ते की बात काफी हद तक अच्छी चल रही थी। समझो रिश्ता पक्का ही था। दोनों परिवार खुश थे। भाई काजल, हमें तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। वैसे भी हमारी तो तुम्हारी बेटी पर पहले से ही नजर थी। तुम्हारी बेटी के बारे में तो हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। हाँ काजल जी, मेरी पत्नी तो दिन भर रट लगाए रहती है कि अगर हमारे बेटे आर्यन की शादी होगी तो सिर्फ रिमझिम से। आप लोग मेरी बेटी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे काजल, शुक्रिया तुम्हें नहीं बल्कि हमें कहना चाहिए कि तुम अपनी इतनी प्यारी और गुणवान लड़की को हमारे घर विदा करने वाली हो। आर्यन को पसंद तो है ना हमारी रिमझिम? जी बिल्कुल, देखो तो आर्यन खुश लग रहा है। बस थोड़ा शर्मीला है मेरा बेटा। हाँ भैया, ऐसे ही है। ये सारी बातें सुनकर रिमझिम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन चंद्रा जी, आपको तो पता ही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब है, तो हम लोग दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे, यहाँ तक कि एक सोफा तक भी। तभी चंद्रा काजल को बीच में ही रोक देती है। अरे काजल, अब आगे मत बोलो। वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, समझी? बिल्कुल। सब कुछ जानते हुए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें तो बस तुम्हारी बेटी से मतलब है। हाँ जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इतना मत सोचिए, बस इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दीजिए। अरे समधी जी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। मेरी तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का है। हाँ चलो, अच्छा है, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, बातें शातें तो बहुत हो गई, चलिए कुछ खा भी लीजिए। अब ये खाइए ना, लीजिए। अरे नहीं नहीं, आज ना मेरा उपवास है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खा सकती। ओह अच्छा, बेटा रिहाना, ये लीजिए, आप ही खा लीजिए। नहीं नहीं आंटी जी, बुरा मत मानना, आज मेरा भी उपवास है। मैं उपवास रखना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि मुझे भी उपवास रखना चाहिए, तो मैंने भी रख लिया। अरे नहीं बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगी भला, बल्कि मैं तो ये कहने वाली थी कि आप तो बहुत ही अच्छी हैं, जो अपनी माँ की सारी बात सुनती हैं। हाँ काजल, वो तो है। खैर, दोनों माँ बेटी कुछ नहीं खाती, वही मुकुल और आर्यन थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अच्छा काजल, अब हम सब चलते हैं, शादी की तैयारी भी तो करनी है जल्दी से। हाँ हाँ जरूर जरूर, आराम से जाइएगा समधन जी। ठीक। आर्यन और उसके परिवार वाले काजल के घर से बाहर निकल जाते हैं और अब दिखेगा इनका असली रूप। उफ, मैं तो नाटक कर करके थक गई। इस छोटे से घर से बाहर निकली हूँ, तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली है। वही तो। कोई बात नहीं मम्मी, बस कुछ दिनों की तो बात है, भैया की शादी हो जाए इस लड़की से, फिर हम यहाँ आना तो दूर, यहाँ पर भटकेंगे भी नहीं। हाँ बेटा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ रिहाना, ये सब हम तेरे लिए ही कर रहे हैं, बस हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए। तो आखिर ये परिवार किस चीज की प्लानिंग कर रहा था, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। अच्छा चलो, अब बाकी बातें घर जाकर करते हैं। हाँ पापा। और सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर काजल बहुत खुश है। अरे वाह रिमझिम, तेरी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ चलो, अच्छा है, दीदी का भविष्य बन जाएगा। अरे हाँ, ये सब छोड़। रिमझिम सुन, जब तेरी शादी उस घर में हो जाएगी ना, तो तू हर महीने हमें 30,000 रुपए भिजवा दिया करना। वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके लिए 30,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, उन लोगों से पैसे कैसे मांगूंगी मैं? वही तो माँ, अभी शादी हुई ही नहीं है, आप पैसे की डिमांड करने लग गई। अरे तू चुप रह, तू क्या चाहती है, इसकी शादी इतने अमीर घर में हो जाए और इसका हमें कोई फायदा भी ना मिले? पर माँ, वैसे भी ये उस घर में जाएगी तो उस घर के काम भी तो करेगी। वो इतने तो अच्छे होंगे नहीं कि बैठा बैठा के इसको खिलाएंगे। लेकिन माँ, अगर मैं उन लोगों से इतने सारे रुपए मांगूंगी, वो भी जाते ही, तो वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ माँ। अरे बेवकूफ, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुझे पूरे घर वालों से पैसा मांगना है। तू चुपचाप अपने पति से बोल देना, या फिर तू अपने पति से ये बोल देना कि मुझे कोई बीमारी है, इलाज है बस। माँ, लेकिन ऐसे थोड़ी होता। और तभी काजल गुस्से से रिमझिम को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा है, जल्दी समझ गई तो इस बार। अब तू जल्दी से घर का सारा काम कर, तब तक मैं जरा बाहर का एक काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है। दरअसल काजल अपनी बड़ी बेटी रिमझिम को बहुत कंट्रोल में रखती थी। बेचारी रिमझिम भी बहुत सीधी थी और चुपचाप अपनी मम्मी की सारी बातें मान लिया करती थी। उसकी माँ अगर उसे उठ कहती तो वो उठ जाती, और अगर बैठ कहती तो बैठ जाती। वहीं काजल तो कभी कभी गुस्से में रिमझिम पर हाथ भी उठा दिया करती थी।
दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कल्पना, मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ। हाँ दीदी देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ कुछ ज्यादा ही बोलती है, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं, वो है तो हमारी माँ ही। हाँ कल्पना, माँ तो माँ होती है। वैसे भी शादी के बाद मैं पराई हो जाऊंगी और माँ और तुझसे दूर चली जाऊंगी। इसीलिए तो मैं अब माँ की सारी बातें मानती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बगैर मैं वहाँ कैसे रहूंगी। अरे नहीं दीदी, दूर जा रही हो तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो। जब भी आपको हमारी याद आए तो बस फोन घुमा देना, हम लोग दौड़े चले आएंगे आपके पास। हाँ कल्पना, वैसे जीजू बड़े स्मार्ट है दीदी, आपकी तो लॉटरी लग गई। रिमझिम शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। ओ दीदी, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से आप इतना शर्मा रही हो, पता नहीं शादी के बाद कितना शर्माओगी। हट, तू भी ना कल्पना, मुझे तो आपको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है दीदी। बदमाश। और इस तरह से दोनों बातों में मस्त। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिहाना अपने बॉयफ्रेंड आयुष्मान के साथ किसी मॉल में बैठी है और उससे बात कर रही है। खुशखबरी है आयुष्मान, भैया का रिश्ता पक्का हो गया है उसी लड़की से। हाँ वो तो होना ही था। हाँ, बस हम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा होता जाए, तब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। रिहाना, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही हमारी भी शादी हो जाए, लेकिन क्या करें, अभी तो हम लोग एक नहीं हो सकते। पहले हमें वो काम पूरा करना होगा। हाँ बाबा, हाँ हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और ना ही मुझे दो, अब सब आराम से हो जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं, ताकि हमारी शादी जल्दी हो सके। अच्छा, तो तुम्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी है? हाँ, अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर हो तो उसे तो शादी की जल्दी पड़ेगी ही। हाँ, ज्यादा मक्खन मत मारो मुझे सब पता है, तुम फोन पर किसी लड़की से बात करते हो। ये सुनकर आयुष्मान काफी घबरा जाता है। क्या? हाँ, मुझे सब पता चल चुका है। अरे क्या पता चल चुका है रिहाना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखो तो तुम्हारे चेहरे की कैसे हवाएं उड़ गई है। अरे मैं तो डर ही गया था, वही मैं सोचूं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अरे बुद्धू, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। हाँ रिहाना, आई लव यू सो मच। दोनों इस तरह प्यार भरी बातें करते हैं। वही कुछ घंटे बीत जाते हैं तो रिहाना आयुष्मान को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है और रात के वक्त घर पहुँचती है। बेटा, रात के 8 बज रहे हैं और तुम अब आ रही हो घर? अरे माँ, 8 ही तो बजे हैं, कौन सा रात के 12 बज गए हैं। आप ना इतनी चिंता मत किया करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, सब बच्चे बड़े हो जाने के बाद यही बोलते हैं और अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। तभी रिहाना अपनी माँ के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे भला इतनी प्यारी माँ की बात कोई क्यों नहीं सुनेगा, बोलो। और आप तो मेरे लिए इतना करती हो। अरे बेटा, एक माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। हाँ माँ, वो तो है। वैसे आप टेंशन मत लिया करो, मेरे साथ तो हमेशा आयुष्मान रहता है, उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। उसकी बॉडी देखी है माँ आपने, अगर वो किसी को एक थप्पड़ भी मारेगा ना तो वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा। हाँ, हमेशा बस उसकी ही तारीफ करती है तू। अच्छा, तो आपको उससे जेलसी हो रही है अब? हाँ। नहीं, मुझे भला उससे जेलसी क्यों होगी, मजाक कर रही हूँ, भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाने चली जाती है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और रिमझिम की शादी आर्यन से हो जाती है। रिमझिम ससुराल आकर बहुत खुश थी। सुनो बहू, आज तुम इस घर की रसोई में पहली बार कदम रखने जा रही हो, इसीलिए तुम्हें एक रस्म करनी होगी। जी सासू माँ। ये लो, ये काला रंग, ये तुम अपने बाएं हाथ की कलाई में लगा लो। रिमझिम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ठीक है माँ जी। रिमझिम अपने बाएं हाथ की कलाई में काला रंग लगा लेती है। वही ये सब देखकर चंद्रा के घर वाले दबी हुई हंसी हंसते हैं। इसके बाद रिमझिम रसोई घर के अंदर जाती है। गरीब बहू की अमीर रसोई। रिमझिम रसोई के अंदर प्रवेश करती है और ध्यान से अपने ससुराल की रसोई घर को देखती है। दरअसल किचन बहुत बड़ा तो था ही, साथ ही वहाँ पर नए नए किचन के सामान भी रखे हुए थे। रिमझिम इतना सारा सामान देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, इतने सारे मशीन कैसे चलाऊंगी मैं इन्हें? इनमें से कई मशीन तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे हैं। अरे बहू, क्या सोचने लगी? चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दो। तुम्हें पता होगा कि जब नई बहू घर में आती है तो सबसे पहले वो कुछ मीठा बना। हाँ क्या? रिमझिम अपनी सासू माँ और अपनी ननद को बताना चाह रही थी कि उसे अमीर लोगों की रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वो चुप ही रहती है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो क्या?
हाँ बताइए ना भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं ननद जी। अरे मुझे पता है, जरूर तुझे अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, क्यों, है ना? रिमझिम हाँ कहकर झूठ बोल देती है, पर और कहती भी क्या। तभी उसका ससुर मुकुल वहाँ आता है। अरे फिक्र मत कर बहू, अगर घर वालों की ज्यादा याद आए तो बता देना, उनको हम लोग कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लेंगे। और क्या, जी ठीक है। अच्छा चलो जल्दी से कुछ मीठा बना दो, सारा सामान हमारे घर की नौकरानी बिजली ने यहाँ पर रख दिया है। और हाँ बहू सुन, बिजली 10 दिन तक काम पर वापस नहीं आएगी। हाँ वो बता रही थी कि उसके पिताजी की तबीयत सही नहीं है तो गांव गई है। अच्छा बहू अब हम लोग चलते हैं, बहू को आराम से बनाने दो। इसके बाद रिहाना, मुकुल और चंद्रा वहाँ से चले जाते हैं और लग जाते हैं रिमझिम की बुराई करने। माँ आप ये बताओ कि क्या इस गरीब को हमारी अमीर की रसोई के बारे में कुछ पता भी होगा? हाँ, अरे क्या खाक पता होगा इसे, उसका चेहरा देखकर तुझे नहीं लग रहा था कि इसने इतना सारा सामान अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा होगा? हाँ माँ, ये चौल में रहने वाले लोग भला हम लोगों की अमीरी से कहाँ वाकिफ होंगे? वही तो, वो तो मैंने तेरी वजह से अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी इस गरीब से करवाई, वरना ऐसी लड़कियों को तो मैं अपने बेटे के आसपास भी ना भटकने दूं। हाँ हाँ माँ वही तो, मुझे तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। खैर हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हमें तो बस अपना काम करना है। हाँ अच्छा चल, उसके पास चलते हैं रसोई में, पता चला कि कहीं किचन में आग लगा दी, गंवार तो है ही वो। और दोनों माँ बेटी जल्दी से रसोई में पहुंच जाते, पर रिमझिम ने अभी तक कुछ भी बनाना शुरू नहीं किया था। क्या हुआ भाभी, आपने तो अभी तक कुछ बनाना स्टार्ट भी नहीं किया? आपको खाना बनाना आता है ना? हाँ ननद जी खाना बनाना तो आता है, लेकिन तो रिहाना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी हमें पता है कि क्या बात है, हमें पता है कि आपको गैस ऑन करना नहीं आता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए हम आपको सिखा देते हैं। रिहाना गैस ऑन कर देती है। दरअसल रिहाना और चंद्रा रिमझिम के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं और पीठ पीछे उसका मजाक बनाती हैं। थैंक यू सो मच ननद जी। मेंशन नॉट भाभी जी, हमें पता है कि आपके लिए ऐसी रसोई में खाना बनाना बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पूछ लिया करो। जी ननद जी। हाँ बहू, और वैसे भी हम है ना तुझे बताने के लिए, इतना संकोच मत किया कर तू, ठीक है? हाँ लाइए, मैं आपको अभी कुछ काम चलाऊ चीजें सिखा देती हूँ ताकि आपको इस रसोई में काम करने में कोई तकलीफ ना हो। जी ननद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हो गया, कितनी बार शुक्रिया बोलेगी तू? लगता है भाभी को बार बार शुक्रिया बोलने की आदत है। नहीं नहीं। अच्छा रिहाना बेटा अब जल्दी से सिखा दे अपनी भाभी को, मुझे तो बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है आज। हाँ माँ। रिहाना अपनी भाभी को अमीर रसोई में वहाँ की कुछ एडवांस चीजें इस्तेमाल करना सिखाने लगती है। अच्छा भाभी आपको समझ में आ गया ना? अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, फिर कल मैं आपको और बताऊंगी। हाँ ननद जी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है। अच्छा चल ठीक है। वैसे सासू माँ, ननद जी आप लोग बुरा ना माने तो जब तक हम खीर बना रहे हैं तब तक आप लोग यही रुक जाइए, ताकि अगर बीच में हमें कुछ चलाना नहीं आया तो हम आपसे पूछ सकें। रिमझिम की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है भाभी, ठीक है। रिमझिम रसोई में खीर बनाना शुरू कर देती है, जब भी वो बीच में कुछ भूल जाती तो अपनी ननद से पूछ लेती। खैर कुछ देर में खीर भी बन जाती है। अच्छा भाभी अब आप सबके लिए खीर डालकर ले आइए, हम लोग हॉल रूम में बैठ रहे हैं। ठीक है। दोनों माँ बेटी रसोई से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रिमझिम सबके लिए कटोरी में खीर डालने लगती है। ये कांच की कटोरियाँ और ये प्लेट कितनी महंगी लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझसे टूट ना जाए। आराम से ले जाती हूँ। रिमझिम धीरे धीरे ट्रे में सभी के लिए खीर वाली कटोरी रखती है और बड़ी धीमी धीमी चाल से ही हॉल रूम में पहुंच जाती है। तभी रिहाना रिमझिम से मजाक करने लगती है। अरे भाभी जल्दी आओ ना, कल तक आओगी क्या आप? कितनी धीमे चल रही हैं आप। हाँ ननद जी बस आई, सॉरी मेरी वजह से आप सभी को इतना इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। हाँ बहू तुम इस घर में नई हो ना, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगी, एक्सपर्ट। जी पापा जी। और तभी जब रिमझिम खीर वाली ट्रे लाकर टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी चंद्रा बड़ी चालाकी से अपना पैर आगे कर देती है, जिससे रिमझिम का पैर उसके पैर में अड़ जाता है और वो बेचारी लड़खड़ा जाती है। वहीं साथ में ट्रे और कटोरियां भी उससे टूट जाती हैं। ओफो बहू ये क्या किया तुमने, तुझे पता भी कटोरियां मैं कहाँ से लाई थी? ओह नो, क्या भाभी? बेचारी रिमझिम के कपड़ों में सारी खीर गिर जाती है, इसीलिए वो पहले तो खुद को संभालने लगती है, वहीं सब उससे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ भाभी आपने अमीरों की रसोई नहीं देखी थी ना, इसीलिए आपको रसोई में कुछ भी चलाना नहीं आ रहा था, तो हमने आपकी मदद कर दी। लेकिन अब ये क्या है, अगर आप इतनी गड़बड़ी करोगे तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाओगे?
माफ कर दीजिए ननद जी, आप सभी से मैं माफी मांगती हूँ। अरे माफी मांगने से क्या होगा, तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी ट्रे और कटोरियां टूट गई। अरे मैं दार्जिलिंग से लेकर आई थी। सॉरी माँ जी, तुम्हें पता भी है कितना बचा बचा कर लाई थी मैं वहां से। इतना लंबा सफर था, इसीलिए कटोरियां टूटने का डर था। लेकिन इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ। अभी देखो, तुमने एक ही पल में सारी कटोरियां और प्लेट तोड़ डाले। हाँ हाँ भाभी, अगर आपको रसोई का कोई काम नहीं आता तो आप हमें बता दीजिए प्लीज, लेकिन ऐसा मत करिए, नुकसान करके रख दिया। नहीं ननद जी, माँ जी आप गलत समझ रही हैं। मेरे कपड़ों में खीर लग गई है, अब मुझे भी कपड़े बदलने पड़ेंगे। चंद्रा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेचारी रिमझिम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझसे कभी कोई काम सही से क्यों नहीं होता है। मेरी बात सही कहती है, मैं नालायक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। दरअसल रिमझिम की माँ उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो जरा जरा सी बात पर रिमझिम को बहुत ज्यादा ही डांटा करती थी। खैर बेचारी रिमझिम को कभी प्यार नहीं मिला था और अब ससुराल में भी उसकी जिंदगी ऐसे हो रही थी। जाती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। और रिमझिम भी नहाने चली जाती है। वहीं कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है तो वो अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, शाम को खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, तू तो रहने दे, फिर से कुछ गड़बड़ कर देगी तो लेने ही देने पड़ जाएंगे। बेचारी रिमझिम शर्म से अपना सर झुका लेती है। अरे माँ, अगर भाभी से एक गलती हो गई तो क्या हुआ, अब उस बात को भूल जाओ ना। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं ननद जी, गलती तो मेरी ही थी। सासू माँ माफ कर दीजिए ना आप मुझे। ठीक है, माफ किया। तो ऐसा करो, खाने में मटर पनीर और पूरी बना दो। तब जाकर रिमझिम को सांस में सांस आती है। चलो सासू माँ ने मुझे माफ तो किया, शुक्र है। इसके बाद रिमझिम रसोई में जाती है और मटर पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर रिहाना अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाकर दोनों बहुत हंसते हैं। देखा बेटा तूने तेरी गरीब बहू की अमीर रसोई में काम करने का तरीका। जब रसोई में उसे कुछ चलाना नहीं आता ना, तब उसका चेहरा देखना कैसा हो जाता है। हाँ माँ, ये गरीब है ये तो सुना था, लेकिन इतनी गरीब है ये नहीं पता था माँ। बेवकूफी तो है, बस हम सब इसको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे। और तभी रसोई से रिमझिम की चीखने की आवाज आती है। अरे इसे क्या हुआ, चल जल्दी चल देखते हैं। रिमझिम की चीखने की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी जल्दी से रसोई में जाती है तो वो देखती है कि हर तरफ प्याज के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हैं। हे राम, ये तूने क्या किया बहू, पूरी रसोई को अस्त व्यस्त करके रख दिया तूने तो। लगता है भाभी को मिक्सर चलाना नहीं आया। आखिर जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आर्यन जी को मुझसे प्यार नहीं था तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? मत करिए दीदी, आखिर बात क्या है ये मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। दरअसल कल्पना जब से रिमझिम के ससुराल में आई थी तब से आर्यन न जाने क्यों उसे घूर घूर कर देख रहा था और देख देख कर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा था। कल्पना, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए, गलती किसी और की है तो मरना आपको क्यों पड़ेगा? ऐसा क्यों होगा भला? न जाने क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। दीदी आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। ठीक है। कल्पना रिमझिम को ऐसे ही बहुत देर तक समझाती रहती है, तब जाकर रिमझिम में थोड़ी हिम्मत आती है। तो कल्पना, मैं भी पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आखिर आर्यन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हाँ दीदी, सच्चाई तो हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे। दोनों बातें कर ही रही थी तभी रिमझिम की सासू माँ उसे बुला लेती है। आई माँ जी, बस 2 मिनट। चलो दीदी। रिमझिम वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन बेचारी काम करते वक्त अपनी आंखें नम किए हुए बार बार आर्यन के बारे में ही सोचती रहती है। हे भगवान, मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं आप? और रिमझिम ऐसे ही अपनी आंखें नम किए हुए अपना काम करती रहती है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, ये बताइए, दीदी का इतना बड़ा घर है और यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है। जब से हम लोग आए हैं तब से बस दीदी अकेली सारा काम कर रही है, बेचारी थकती नहीं होगी क्या? अरे तो इससे तुझे क्या लेना देना है, काम तो रिमझिम ही कर रही है ना, तू थोड़ी ना कर रही है। तू चुपचाप आराम से बैठ और एसी की हवा खा। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, दीदी पराई हो गई है। अब तो आप थोड़ा बदल जाइए, देखिए तो दीदी की क्या हालत हो रही है। अरे बस बस चुप रह तू,
मैं तो जा रही हूँ टीवी देखने। तुझे पता है रिमझिम की सास के कमरे में कितना बड़ा टीवी लगा है? बाप रे बाप, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा है। सच में अमीर लोगों की तो बात ही अलग होती है। माँ, मैं आपसे दीदी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ और आप टीवी के पीछे पड़ी है। देख, अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा मूड मत खराब कर। मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हूँ, तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। बेहतर होगा कि तू चुप रहे और एंजॉय कर, समझी? माँ सुनो तो। गुस्से में काजल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और आर्यन और से घर आ जाता है। तभी कल्पना थोड़ी देर बाद आर्यन के कमरे में जाती है। हेलो जीजू, ये देखिए तो, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? वाह, इस ड्रेस में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो साली जी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मेरी फ्रेंड है एक, वो इसी शहर में रहती है। आज उसका बर्थडे है तो उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी चलूं क्या? क्यों? वहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां होगी, आप वहाँ पर क्या करोगे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे जीजू, आप चाहे तो हम दोनों कल कॉफी पर चल सकते हैं। कल्पना के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन बिल्कुल चौंक जाता है। क्या? हाँ जीजू, अगर आप चाहे तो हम चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ जीजू, सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो, मैं आपके लिए पागल हो चुकी हूँ जीजू। मुझे हर जगह बस आप ही दिखाई देते हैं। क्या? हाँ जीजू, आप बताइए ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ कल्पना, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारी सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। सच्ची? मुच्ची। तभी बाथरूम से रिमझिम बाहर निकलती है। दरअसल रिमझिम बाथरूम में छिपी हुई थी और इन दोनों की बातें सुन रही थी। आर्यन जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रिमझिम, मेरी कोई गलती नहीं है। जीजू, नाटक बंद करिए। आप जिस तरीके से हमें देखते हैं, क्या हमें पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में वाकई में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ही हमने ये नाटक किया है। हाँ आर्यन जी, आप हमसे प्यार नहीं करते तो क्यों की हमसे शादी? रिमझिम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिलने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करने लगा। और इस तरह आर्यन रिमझिम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। इसीलिए रिमझिम का मन पिघल जाता है। आर्यन उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है। ठीक है आर्यन जी, हमने आपको माफ किया। आप जैसे भी हैं हमारे पति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज दोबारा ऐसा मत करिएगा। हाँ जीजू, प्लीज ऐसा दोबारा मत करिएगा, वरना हम अपनी दीदी को यहाँ से ले जाएंगे। हाँ कल्पना, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दीदी। दोनों बहनें वहां से चली जाती है। वहीं इसके बाद आर्यन सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बता देता है। माँ, मेरा तो बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए चुप था, वरना दोनों को ऐसा सुनाता ना कि दोनों जिंदगी भर याद रखती। माँ, आप इन दोनों का अच्छे से क्लास लेना आज से। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। और वैसे भी तू तो जानता ही है इनकी माँ क्या करती थी पहले, तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो बेटी पर आएगा ना। हाँ माँ। वहीं दूसरी ओर नवी अपनी माँ काजल को भी ये सारी बातें बता देती है, लेकिन काजल तो उसे उल्टा चुपचाप रहने के लिए कहती है। तू ज्यादा जज बनने की कोशिश मत कर, समझी? जैसा भी चल रहा है चलने दे, तुझे उसकी जिंदगी से क्या लेना देना? अरे हमें हर महीने 30-35 हजार मिल जाते हैं बस, और क्या। माँ सच में आप बहुत लालची हो। और ये कहकर कल्पना उस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं काजल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वहीं चंद्रा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी, इसीलिए वो रिमझिम को सबक सिखाने के लिए सीधे रसोई में जाती है। ये माइक्रोवेव तो खुला ही है, बंद करना भूल गई क्या आज भी? हाँ माँ जी, सॉरी, बंद करना भूल गई, अभी बंद करती हूँ। जब भी कुछ बोलो तो बस यही बोलती है कि बंद करना भूल गई, बंद करना भूल गई। अरे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ये सुनकर रिमझिम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी अपनी सासू माँ के सामने कड़वे घूंट पीकर रह जाती है। माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे अपना ये डायलॉग ना अपने पास ही रख, बार बार एक ही डायलॉग चिपका देती है मुझे।
अब ये बता कि खाना बन गया कि नहीं। जी माँ जी, सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बनानी रह गई है। तो कब तक बनाएगी तो रोटियां? कल तक बनाएगी क्या? दिख नहीं रहा रात के 9:30 बज गए हैं। सासू माँ, वो माँ से कई दिन के बाद मिली ना, तो बस माँ के साथ थोड़ा बात कर रही थी, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। अरे तेरी माँ क्या कहीं की मिनिस्टर है जो उसके साथ बैठकर मीटिंग कर रही थी तू? जल्दी से रोटियां बना दे, वो भी 5 मिनट के अंदर। माँ जी, लेकिन 5 मिनट के अंदर इतनी सारी रोटियां कैसे बनेगी? और आज तो एक्स्ट्रा रोटी भी बनानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुझे 5 मिनट में रोटियां बनानी है तो बनानी है। अगर रोटियां नहीं बनी ना तो हम बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे, और अगर बाहर से खाने में मेरी या इनकी तबीयत बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदार बस तू ही होगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में रोटियां बन जाए। जल्दी। तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके घर की नौकरानी बिजली काम पर कब वापस लौटेगी? कल्पना, ये क्या बोल रही है तू? अरे नहीं नहीं, बोलने दो बोलने दो, तुम लोग तो जो मन चाहे वो बोल सकते हो भाई। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस नौकरानी बिजली के बारे में पूछ रही हूँ। चुप हो जा कल्पना। अरे दीदी, नौकरानी अगर काम पर नहीं आ रही है तो पूछने का हक भी तो बनता ही है ना, इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? तो कान खोलकर सुन लो मैडम, इस घर में अगर तुम्हारी बहन को रहना है ना तो घर का सारा काम करना होगा। और हाँ, हमने हमारे घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया था। अब तो सब पता चल गया ना मैडम कल्पना, अब तो खुश हो? लेकिन आंटी, आपका इतना बड़ा घर है, एक नई नौकरानी रखने में क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा ही बदतमीज है तुम्हारी छोटी बहन रिमझिम, इसे कह दो अपना मुंह बंद कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं आंटी जी, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, आपको तो बेवजह ही मुझ पर गुस्सा आ रहा है। रसोई में हल्ला गुल्ला सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंचते। चुप कल्पना। अरे समधन जी, मेरी छोटी बेटी को माफ कर दीजिएगा, छोटी है ना तो ज्यादा लाड़ प्यार मिलने के कारण ऐसी हो गई है। वहीं रिहाना अपनी माँ के पास जाकर धीरे से कुछ कहती है। माँ, आप इतना ज्यादा भी मत करो ना, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी घर छोड़कर चली जाए। और चंद्रा चुप हो जाती है कि तभी रिमझिम का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। रिमझिम को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको होश आ जाता है। सभी उसके पास ही मौजूद थे। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। हाँ भाभी, मेरी माँ जैसी भी है तो आपकी सासू माँ ही ना, माफ कर दीजिए इन्हें। अरे नहीं नहीं सासू माँ, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, सास और बहू में तो इतना चलता ही है। हाँ बेटा, तू बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी ओर कल्पना ये सोच रही थी कि आखिर इतनी जल्दी रिमझिम की सासू माँ कैसे बदल गई। आखिर चल क्या रहा है? क्या ड्रामा है दीदी की सास का? कुछ तो चाल है। खैर, थोड़ी देर में रिमझिम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो बाकी लोगों के साथ घर आ जाती है। तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रिहाना अपने माता पिता और अपने भाई के साथ किसी बाबा के पास आई हुई है। बाबा जी, आपने तो कहा था कि आर्यन की शादी के 32वें दिन बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ बाबा जी, इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि ये टोटका असफल हो गया है? अरे नहीं पुत्री, ऐसे कार्य में कई बार देरी होती रहती है, तुम लोग बेवजह इतना परेशान मत हो, मैं हूँ ना। लेकिन बाबा जी, उस लड़की को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अब, कैसे होगा, कब होगा? हाँ बाबा जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़की घर छोड़कर चली जाए। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखो कि वो लड़की खुश रहे, और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो तुम्हारे घर में ही रहे, तभी ये कार्य सफल हो पाएगा। बाबा जी, लेकिन और कितना समय लगेगा? वैसे मैंने तुम लोगों को 32 दिन बताया था, लेकिन कभी कभी इस कार्य में देरी हो जाती है। ऐसा करो, तुम लोग 32 दिन और रुक जाओ, और अगर तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती है तो मैं इसका दूसरा उपाय बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये काम जल्दी हो जाए, प्लीज बाबा जी। तुम चिंता मत करो पुत्री, सब काम अच्छे से हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम आयुष्मान को देखते हैं जो किसी दूसरी लड़की के साथ होटल रूम में ठहरा हुआ है। आई लव यू सो मच नव्या। चुप रहो, तुम मुझसे प्यार तो करते नहीं हो। अरे नव्या, मैंने तुमसे कहा ना, बस कुछ दिन और रुक जाओ, रिहाना और उसके परिवार वालों को मर्डर के केस में अंदर करवा दूंगा, तब उसके बाद हम लोग एक हो जाएंगे। हाँ, वो तो तुमसे एकदम चिपक ही गई है। वही तो, अगर मैंने उसके मुंह पर कह दिया ना कि मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ तो वो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए ही तो मैं ये नाटक कर रहा हूँ। पर कैसे होगा ये? मैंने रिहाना से बोला कि मेरे ग्रह में दोष है, मतलब मैं अगर शादी करूंगा तो मैं मर जाऊंगा,
और अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो एक टोटका करना होगा। अच्छा, तो टोटका ये होगा कि उसके भाई को किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी माँ का बैकग्राउंड खराब हो, और जब उसका भाई उस लड़की से शादी करेगा तो उसकी 32 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। मुझे लगा कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। पर कर लिया ना। हाँ, उन बेवकूफों ने बात मान ली। अब मैं उसे बहाने पर बहाने मार रहा हूँ। इसलिए मैंने आगे का प्लान ये सोचा है कि अब मैं रिहाना से ये कहूंगा कि वो लोग उस लड़की को मार दें ताकि वो सभी जेल चले जाएं और मैं आजाद हो जाऊं। क्या बेवकूफ है ये लोग। आज के जमाने में भी भला ऐसा कुछ होता है क्या? ये लोग चालू तो बहुत है, लेकिन ये तो देखो कि इन्हें बेवकूफ कौन बना रहा है। मैं हूँ मास्टरमाइंड आयुष्मान। ये तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो? अरे पगली, तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। आओ गले से लगा लो मुझे। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। खैर, करीब 25 दिन और बीत जाते हैं। तभी रिहाना फिर से आयुष्मान से मिलने जाती। रिहाना, बाबा जी ने दूसरा उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि रिमझिम भाभी की नेचुरल मौत नहीं हो सकती है, अब उन्हें मारना होगा। क्या? हाँ, वो भी तुम्हारे हाथों से। देखो रिहाना, अगर हमें एक दूसरे का होना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और इसके बाद आयुष्मान अपनी बातों से रिहाना का ब्रेन वॉश कर देता है और वो उसकी बातों में आ जाती है। ठीक है आयुष्मान। हाँ जाओ और एक काम कर दो। और हाँ, उसे मारते वक्त अपने हाथ में वो धागा पहन लेना। ठीक है, रात के 3 बजे मैं इसे मार दूंगी। रिहाना घर आती है और कुछ घंटों में रात के 3 बज जाते हैं और रिहाना एक धारदार चाकू अपने पीछे छुपाकर अपनी भाभी के कमरे में जाती है। उसे धीरे से उठाती है। नाना जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो भाभी, जरा मेरे साथ छत पर चलिए, मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। अच्छा, रुकिए, चलती हूँ। रिमझिम रिहाना के साथ छत पर चली जाती है। बोलिए नाना जी, क्या बात है? वो असल में, इतना कहते ही वो रिमझिम को मारने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी की छत पर जाती है जहाँ पर उसका पड़ोसी टॉर्च लिए हुए खड़ा था। अरे बिटिया, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे कुछ नहीं बिटिया, मुझे जरा कुछ आहट हुई है तो बस चेक करने आ गया। अच्छा, लेकिन लगता है कोई बिल्ली वगैरह थी। हाँ ठीक है काका, गुड नाइट। और रिहाना अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आती है। आपने कुछ बताया ही नहीं नाना जी, क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाभी, मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? अब आप सो जाओ। ठीक है। रिमझिम वहाँ से चली जाती है। आज इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई, और इस बूढ़े को भी आज ही छत पर आना था। हाँ। इसके बाद रिहाना भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह रिहाना बहुत लेट उठती है और उठते ही वो टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन करने पर न्यूज चालू हो जाती है, जिसे देखकर रिहाना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या? ये आयुष्मान? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। रिहाना के चीखने के कारण बाकी लोग उस कमरे में आ जाते हैं। रिहाना जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बेटी? देखो माँ, ये न्यूज। दरअसल आयुष्मान को नव्या के साथ होटल में किसी रेड में पकड़ लिया गया था। दरअसल जिस होटल में वो दोनों ठहरे थे, उस होटल में गलत काम होते थे, लेकिन आयुष्मान और नव्या को इस बात की भनक भी नहीं थी। रो मत बेटी, रो मत। मुझे तो पहले से इस आयुष्मान पर शक हो रहा था। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी रिहाना। तूने दिल और जान से आयुष्मान से प्यार किया था, लेकिन यह आयुष्मान तेरे प्यार के लायक नहीं था। अरे इसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। उस आयुष्मान को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। उसको लंबे समय के लिए जेल में डालेंगे। लेकिन बाबा, मुझे धोखा क्यों मिला? बोलिए, क्यों मिला? नाना जी, वो आदमी आपके लायक नहीं था, इसीलिए भगवान ने उसे आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। ये तो शुक्र है कि सही समय पर सब कुछ पता चल गया आपको, नहीं तो सोचिए इससे भी बुरा होता, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, ऐसे आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती दीदी। हाँ बेटा, शायद भगवान ने तेरी इस बार मदद की है और तुझे सही रास्ता दिखाया है। अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई तेरे सामने आ गई। हाँ बेटा, खुद को संभाल। हम सब तेरी परेशानी को समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है जब कोई ऐसा इंसान धोखा देता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हाँ बेटा, और तूने तो उसके लिए हम सबको भी नजरअंदाज कर दिया था, तो भी उसने ऐसा किया। अब सोच बेटा, वो कितना बुरा आदमी होगा। ऐसे आदमी के लिए तेरे आंसू नहीं बहने चाहिए। तेरे आंसू बहुत कीमती हैं बेटा। हाँ मम्मी पापा, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गलती को ठीक कर दूंगी।
मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भी देख नहीं पाई कि क्या सही है और क्या गलत। बस बेवकूफों की तरह उसकी सारी बातों को मानती चली गई और उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। हाँ रिहाना, लेकिन माँ पापा भैया, हमने भाभी और उसके परिवार वालों के साथ भी अच्छा नहीं किया। हमें उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं ननद जी। माफी? लेकिन क्यों? रिहाना और उसका परिवार शर्मिंदा था। वहीं चंद्रा सच बताने में हिचकिचाती है। सारी सच्चाई बता दो इन्हें चंद्रा। बहू, मेरी बेटी आयुष्मान से शादी करना चाहती थी। ये उसके लिए पागल थी, लेकिन उसने बोला कि उसके ग्रह में कुछ दोष है, इसीलिए एक विधि करनी होगी जिसके तहत आर्यन को एक गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी माँ का ताल्लुक कोठे और तवायफों से हो। क्या आपको मेरे बारे में सब पता था? हाँ, हमने सब पता किया था। तो इस तरह रिमझिम और उसके मायके वालों को सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है सासू माँ, अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रही हूँ। रिमझिम जाने लगती है, लेकिन तभी आर्यन उसे रोक लेता है। नहीं रुको रिमझिम, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम हमें हमारी गलती सुधारने का मौका दोगी? ये बात सुनकर रिमझिम खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रुकने के लिए मना कर देती है। उसके ससुराल वाले उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। बहू रुक जा, तू ही तो कहती थी ना कि तू हम लोगों से बहुत प्यार करती है। अगर सच में करती है तो रुक जा। हाँ बहू, हमें एक मौका तो दे दो। हाँ भाभी, वी आर रियली सॉरी। रिमझिम अपनी माँ और बहन की तरफ देखती है तो वो लोग भी उसे माफ करने के लिए हाँ में सर हिला देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद ये सभी आयुष्मान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तब उस ढोंगी बाबा को भी पकड़ लिया जाता है। दरअसल बाबा भी आयुष्मान से मिला हुआ था। रिहाना जेल में आयुष्मान से मिलने जाती है। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया आयुष्मान। तुम्हारी वजह से मैं बहुत गलत कदम उठाने वाली थी। ये तो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरा साथ दिया और सही वक्त पर तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। अब तुम ऐसे ही जेल में सड़ते रहो। मुझे माफ कर दो यार रेहाना, पता नहीं किसी ने टोना कर दिया था मुझ पर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे जेल से बाहर निकलवा लो प्लीज मेरी जान। शट अप, गो टू हेल। ये कहकर रिहाना वहां से चली जाती है। खैर, धीरे धीरे रिहाना उस ट्रॉमा से बाहर आती है और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। वहीं रिमझिम को अब अमीर रसोई में सब कुछ इस्तेमाल करना आ जाता है। भाभी जी, आपको तो अमीर रसोई जम गई। हाँ, मेरी बहू है ही इतनी समझदार। तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। गरीब बहू को अमीर रसोई रास आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।